Students, we have already discussed the two anthelmintic drugs that is mebendazole and albendazole. हम इसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी डिस्कस कर चुके हैं. So today we will discuss the further more drugs related to anthelmintic जो एंथेल्मियासिस के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं वो ड्रग डिस्कस करेंगे. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्रग्स दोनों. एक तो है पायरेंटल पैमोएट एंड सेकेंड वन इज पिप्राजिल. ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ आर इम्पॉर्टेंट. पायरेंटल पैमोएट एंड पिप्राजिल. तो आपको ये स्टार्टिंग में बताया था कि ये किस कैटेगरी है, कौन से वर्म्स के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है. फर्स्ट मोस्टली इसको पिन वर्म के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है. जो हमारी पायरेंटल पैमोएट है ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1969 में. 1969 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. किस लिए इंट्रोड्यूस किया था? जब जो बच्चे होते हैं उनमें जो पिन वर्म, उनका जो मोस्टली स्टमक एक होता है, तो पेट में जो कीड़े होते हैं, पेट में जो वर्म्स होते हैं उसके कारण होता है. तो पिन वर्म के ट्रीटमेंट के लिए इसको 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था. फिर धीरे धीरे इसका जो यूज़ है वो एक्सटेंड कर दिया गया था. उसको राउंड वर्म, हुक वर्म के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करने लग गए थे. उसका एक्सटेंड हो गया था. इट मोस्टली ये किस में होता है? ज़्यादातर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे, या फिर विलेज चिल्ड्रंस हैं जो कि सैंड वगैरह, मिट्टी वगैरह इनगल्फ कर लेते हैं, ओरली ले लेते हैं. तो उस सैंड में, उस मिट्टी में जो उन्होंने इनगल्फ की है वो मेन कॉज होता है इन्फेक्शन का. क्योंकि उसके अंदर जो राउंड वर्म्स होते हैं या पिन वर्म्स होते हैं, उनकी लार्वा होते हैं, वो उसको कंटेमिनेट कर देते हैं और जो पेट में जो वर्म्स हो जाते हैं और वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं. ये जो हमारी पेरेंटल पैमोएट है ये इफेक्टिव है अगेंस्ट द राउंड वर्म, पिन वर्म. इसको हम कह सकते हैं एस्कैरिस के अगेंस्ट एक्टिव है एंड एनसाइक्लोस्टोमा के अगेंस्ट एक्टिव है. कंपैरेटिवली ज़्यादा इफेक्टिव है, इसकी एफिकेसी ज़्यादा है कंपेरेबल टू मेबेंडाजोल. बट इट इज़ लेस एक्टिव फॉर द स्टॉन्जिलॉइड्स एंड इनएक्टिव फॉर द ट्राइकोरियस. के लिए तो बिल्कुल ही इनएक्टिव है. अगर हम डिस्कस करें इसका मैक ऑफ एक्शन में क्या रहता है इसका, ये क्या है? एक्टिवेट निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है. इसका जो मेन काम है, इट एक्टिवेट्स निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर. ये मैंने डायग्राम बना रखा है. इसमें ये रिसेप्टर है. रिसेप्टर देखो, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे रिसेप्टर बना रखे हैं. तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? इट एक्टिवेट्स द निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर. एक्टिवेट्स निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स. जो निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट करता है. अब ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिसेप्टर होते क्या हैं. रिसेप्टर एक तरह के मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जो कि विच इज़ फाउंड इन द इंटरसेलुलर पार्ट में मिलते हैं, जिनकी खुद की कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती. ये क्या करते हैं? सिर्फ जो बाइंडिंग साइट होती है, ये एक बाइंडिंग साइट देते हैं. किसी भी जैसे ड्रग है, ड्रग को जगह देते हैं, उसके साथ ड्रग बाइंड कर जाती है और एक तरह का कम्प्लेक्स बना देती है. वो कॉम्प्लेक्स किस में काम आता है? जो भी ड्रग है उसको इनटेक किया है, जो उसका ड्रग है अपना बायोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट करती है. तो एक तरह की साइट होती है ये. लेकिन अब इसमें क्या है? निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, उसको एक्टिवेट कर रही है. इसका मेन काम क्या होता है? ये निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर का ये एक एसिटाइल न्यूरोट्रांसमीटर है. यानी जो नर्व को जो इम्पल्स है, सिग्नल है, उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में. यानी ये न्यूरोट्रांसमीटर है. न्यूरोट्रांसमीटर जो कि नर्व इम्पल्स का सिग्नल भेजता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. और जो निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है? बेसिकली ये आपने वैसे डिटेल में तो आप रिसेप्टर वाले चैप्टर में पढ़ोगे ही रिसेप्टर के बारे में. तो इसकी जो मेन बेसिक एक्टिविटी होती है, बेसिकली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें जो मसल्स होती हैं उसके कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है. यानी जो स्केलेटो मसल कंट्रैक्शन है उसको कंट्रोल करता है. जब इसकी एक्टिवेशन होती है तो ये क्या करता है? मसल कंट्रैक्शन करता है.
है। अब मसल कंट्रैक्शन करके ये क्या करता है, ये जैसे अब इसका पेरेंटल पामोइड काम कैसे करता है, ये इसका मेन काम हम इसका ये देख रहे हैं कि ये निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है। किसको एक्टिवेट कर रहा है, निकोटिनिक, ये होस्ट में नहीं, ये वर्म्स के अंदर कर रहा है, होस्ट में कुछ नहीं कर रहा, ये वर्म्स के अंदर कर रहा है, होस्ट को इफेक्ट नहीं कर रहा। अब इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन हो गई, इसकी एक्टिवेशन होने से क्या हुआ, जो सोडियम आयंस हैं, सोडियम आयंस क्या हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ से एंटर करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम आयन जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे एंटर कर गए जब ये इसकी एक्टिवेशन हुई। अब ये एंटर कर गए, आफ्टर जब एंट्री होने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव आयन सेल के अंदर आ गए, अंदर आने के बाद इसकी होगी डीपोलराइजेशन, ये क्या करेंगे, डीपोलराइजेशन, और ये जो डीपोलराइजेशन होगी ये काफी लंबे समय तक होगी। डीपोलराइज यानी पॉजिटिव आयन एंटर कर रहे हैं इस रिसेप्टर के थ्रू, तो इसमें डीपोलराइजेशन ये रहेगी परसिस्टेंट, यानी काफी लंबे टाइम तक ये जो सोडियम आयंस है ये इसमें एंटर करते रहेंगे, इसलिए इसमें बोला गया है कि ये परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन है। और ये क्या होगा, जैसे ही डीपोलराइजेशन होगी, डीपोलर यानी पोलर आयंस बढ़ रहे हैं अंदर, तो इसमें एंट्री हो गई, तो इसमें ये क्या करते हैं, इट विल कॉज इंक्रीज स्लोइंग ऑफ कंट्रैक्शन, जो कंट्रैक्शन है वो उसको स्लो कर देगा, कॉज स्लोइंग ऑफ कंट्रैक्शन। अब जो कंट्रैक्शन है वो कम हो गई, मसल्स की कंट्रैक्शन कम होगी, यानी जो एक्टिविटी है सेल की वो बढ़ जाएगी। फिर कंट्रैक्शन कम होने के बाद वो क्या कॉज करेगा, इट विल कॉज द स्पास्टिक पैरालिसिस। स्पास्टिक पैरालिसिस क्या होता है, इट मीन्स दैट मसल्स का हार्ड होना और टाइट होना, स्पास्टिक पैरालिसिस कर देगा, कॉज स्पास्टिक पैरालिसिस मतलब कि हार्ड हो जाना मसल्स का, हार्डनिंग और टाइटनिंग। उसके बाद क्या होगा, देन आफ्टर द, जब देखो मसल्स ही उसकी हार्डनिंग और टाइटनिंग हो जाएगी, उसकी जो ग्रिप है वहां से छूट जाएगी। अब क्या हुआ, अब उसने क्या किया, स्पास्टिक पैरालिसिस हो गया, उसकी स्पास्टिक पैरालिसिस मतलब कि मसल्स ना थोड़े हार्ड होने लग जाते हैं। अब उसका जो पर्टिकुलर पार्ट है यानी उसका कंट्रोल नहीं रहेगा, कंट्रैक्ट हो गई, जो कंट्रैक्शन होगी वो कम हो गई, वो बढ़ गई, सॉरी, इंक्रीज स्लोइंग ऑफ कंट्रैक्शन, जो कंट्रैक्शन है वो स्लो होने लग गई। तो इसका मतलब क्या होगा, जो वो इंटेस्टाइन के साथ, जो हमारी जीआई ट्रैक है जिसके साथ वो ग्रिप करके बैठा हुआ है, ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा, ना वो रिलैक्स कर पा रहा, तो उसकी ग्रिप जो पैरासाइट की है वो लूज हो जाएगी, क्योंकि पैरालिसिस को वार्म हो गया, ठीक है, वार्म को पैरालिसिस हो गया, जो हमारा वार्म था वो पैरालाइज्ड हो गया, उसका पैरालिसिस होने के बाद जो उसकी ग्रिप है वो लूज हो जाएगी इंटेस्टाइन से, जो भी जीआई ट्रैक से जैसे वो बाइंड किया हुआ है, जिसके कारण क्या होगा, वो जीआई ट्रैक से एक्सपेल आउट हो जाएगा बाय मीन्स ऑफ स्टूल्स के मीन्स से वो निकल जाएगा। सो ये इसका बेसिक मैक ऑफ एक्शन है। बेसिक मैक ऑफ एक्शन एक बार दोबारा बताती हूँ, इसमें हमारा ये किसको, जो मेन इसका जो मैक ऑफ एक्शन है दैट इज ये क्या करता है, निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। रिसेप्टर आपको पता है कि एक मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर पार्ट में मिलते हैं, ये खुद की कोई इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, बस ये क्या आता है, साइट देते हैं। यहाँ पे ये देखो ड्रग है, पेरेंटल पाल्मोइड है, ये आके यहाँ पे बाइंड कर गए, पेरेंटल पाल्मोइड है, ये ड्रग है, यहाँ पे बाइंड कर गए। इसके बाइंड करने पे क्या हुआ, सोडियम आयन जो कि निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, तो इसके एक्टिवेशन से क्या होगा, पॉजिटिव आयन इसमें सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं, पॉजिटिव आयन, और ये जो पॉजिटिव आयन एंटर कर रहे हैं, ये ओपनिंग हुई है चैनल की, पॉजिटिव आयन एंटर किए हैं, तो डीपोलराइजेशन हो गई। डीपोलराइजेशन होने में क्या होगा, इसमें डीपोलराइज हो रहे हैं, परसिस्टेंट टाइप की डीपोलराइजेशन, यानी काफी लंबे टाइम तक ये सोडियम आयन इसमें एंटर करते रहे, जिसने क्या कर दिया, इंक्रीज द स्लोइंग ऑफ कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन क्या होगी, स्लो डाउन हो गई,
स्लोइंग कंट्रैक्शन होगी, जिसके कारण क्या होगा, अब वो कंट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, तो उसको क्या हो गया, वर्म को स्पास्टिक पैरालिसिस। किसको हुआ, ये वर्म के केस में ही है, वर्म को स्पास्टिक पैरालिसिस हो गई। उसकी खुद की मसल्स इतनी टाइट हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इंटेस्टाइन है, इसके साथ वो बाइंड कर रखा है, तो वो उसको पैरालिसिस होने के बाद उसकी जो ग्रिप है वो छूट जाएगी। ग्रिप छूटने के बाद वो वहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा थ्रू द जीआईटी ट्रैक से। सो दिस इज द सिंपल मैकोफेक्शन ऑफ पैरेंटल पामोएट, किस तरह से एक्ट करता है। ये तो जनरल था इसका मैक ऑफ एक्शन। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें अबाउट द एडवर्स इफेक्ट कि इसका किस तरह का एडवर्स इफेक्ट है, वैसे तो जो पेरेंटल पामोएट है ये बहुत ही सेफ है और इसमें क्या है, फ्री है साइड इफेक्ट से। इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे जीआईटी सिम्टम्स आ गए, हेडेक हो गया, डिजीनेस। इसके एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट किस तरह के होते हैं इसमें, जैसे बहुत रेयर ओकेजनल दैट जीआईटी सिम्टम्स हो गए, हेडेक हो गया, स्किन रैशेस। स्किन रैशेस, इस तरह के बहुत ही रेयर ही सिम्टम्स इसके देखने को मिलते हैं। अब इसको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हुकवर्म के कारण जो इन्फेक्शन हो रही है, राउंड वर्म के कारण एंड पिन वर्म की इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। डोज की बात करें, इफ वी डिस्कस अबाउट द डोज, अगर हम डोज की बात करते हैं तो इसकी डोज कितनी होती है, दैट इज 10 mg पर kg डोज। 10 mg पर केजी इसकी डोज रहती है, जो कि सिंगल डोज ट्रीटमेंट है, सिंगल डोज थेरेपी है, एक ही डोज देनी होती है इसको। इसकी कुछ मार्केट प्रिपरेशंस भी अवेलेबल होती हैं, दैट इज निमोसिड के नाम से, एक्सपेंट के नाम से 250 mg की टेबलेट्स आती हैं। तो ये कुछ इसकी मार्केट प्रिपरेशन मार्केट में इस नाम से ये अवेलेबल होती है, निमोसिड एंड एक्सपेंट, निमोसिड एंड एक्सपेंट के नाम से इसकी प्रिपरेशन आती है। निमोसिड एंड एक्सपेंट, इस नाम से इसकी मार्केट प्रिपरेशंस होती हैं जो कि अवेलेबल होती है इस नाम से। दिस इज अबाउट द पायरेंटल पामोएट। ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसका मैकोफेक्शन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ पायरेंटल पामोएट को, कि पायरेंटल पामोएट का ये मैकोफेक्शन है। 1969 में जब बच्चे मिट्टी खा जाते हैं, मिट्टी इनगल्फ कर जाते हैं, तो उसके अंदर जो पिन वर्म होता है, राउंड वर्म, हुक वर्म, उसका लार्वा होता है, उसके कारण कंटेमिनेशन होती है, इन्फेक्शन हो जाती है। फिर वो स्टूल्स के थ्रू जब बाहर जाती है, वो दोबारा से सैंड को कंटेमिनेट करता रहता है। इसी तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। ये मोस्टली जो बच्चे थे जो पिनवर्म के ट्रीटमेंट में, जो पिनवर्म का इन्फेक्शन होता है उसको ही ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया था कि ये राउंड वर्म और हुकवर्म के ट्रीटमेंट, जो इनसे इन्फेक्शन होती है उसके ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। मैकोफेक्शन, इट एक्टिवेट्स द निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और किस तरह से काम करता है, डीपोलराइज होकर कॉन्ट्रैक्शन कम कर देता है। उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो स्लोइंग हो जाती है, जिसके कारण वाम को पैरालिसिस होता है, स्पास्टिक पैरालिसिस। उसकी खुद की मसल्स इतनी टाइट हो जाती हैं कि उसने जिस टाइटली तरीके से उसको जो इंटेस्टाइन जीआई ट्रैक्ट के साथ पकड़ा होता है, उसकी ग्रिप लूज हो जाती है और वो वहाँ से एक्सपेल आउट हो जाता है फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट से। इसकी डोज 10 mg पर kg है। निमोसिड और एक्सपेंट के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हमारी ड्रग आ जाती है, दैट इज पिप्राजिन। पिप्राजिन आ जाती है, ये हम जो राउंड वर्म, हुकवर्म के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज हो रहे हैं वही पढ़ रहे हैं। पिप्राजिन आ जाती है। पिप्राजिन ये ड्रग है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1950 में। 1950 में इसको
किया जाता है। तो सबसे पहले तो पिप्राजिन में ये कैसे एक्ट करता है, इसका मेन काम क्या होता है, कैसे इसका मैक एक्शन होता है। सबसे पहले ये बाइंड करता है विथ गाबा रिसेप्टर के साथ। सबसे पहला इसका क्या काम करता है, ये बाइंड करता है। अब ये जो पिप्राजिन है इसके साथ बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग विद गाबा रिसेप्टर। जैसे ये रिसेप्टर के साथ गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये सब आपको रिसेप्टर के एक चैप्टर है कोलॉजी में ही, उसमें डिटेल में पूरा पढ़ोगे। ये अब गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया तो ये क्या है, इसके कारण क्या होता है कि कैल्शियम चैनल है ये ओपन हो जाते हैं। ये कैल्शियम चैनल क्या होगा, ओपन होता है, यानी सॉरी कैल्शियम नहीं क्लोरीन चैनल ओपन हो जाता है। ये क्लोरीन चैनल ओपन हो गया तो यहाँ से क्या हो गया, क्लोरीन इसमें एंटर कर गया। क्लोरीन चैनल ओपन हो गया, गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया ना, बाइंड करने के बाद क्लोरीन चैनल ओपन हो गया। क्लोरीन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्लोरीन यहाँ से एंटर कर गया इनसाइड द सेल। अब वो सेल के अंदर एंटर कर गया, देखो इसमें क्या था, डीपोलराइजेशन हो रही थी, इसमें क्लोरीन आयन जब एंटर करे तो इसमें हाइपर पोलराइजेशन हो रही है, यानी उल्टा। इसमें तो स्लोइंग हो रही थी, कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या हो रहा था, जो स्लोइंग कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ रही थी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिलैक्सेशन है वो बढ़ रही है। उसमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रही थी, डीपोलराइजेशन हो रही थी, इसमें हाइपर ज्यादा बढ़ना, क्या रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, जिसके कारण जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो रही थी। अब उससे क्या हुआ, इट विल कॉज द इंक्रीज इन रिलैक्सेशन। ये वर्म्स के केस में, वर्म्स के उसमें हाइपरपोलराइजेशन हुई और उसने रिलैक्सेशन कर दी उसकी मसल्स को, और रिलैक्सेशन तो बढ़ा दी और कंट्रैक्शन कम कर दी। अब देखो किसी भी कोई भी नॉर्मल पर्सन है या फिर कोई भी नॉर्मल लिविंग बीइंग है, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन वो नॉर्मल चाहिए। अगर एक चीज भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है या फिर वाइस वर्सा हो रहा है तो इट मीन्स वो चीज नॉर्मली वर्क नहीं करेगी। तो इसमें रिलैक्सेशन, मसल्स की रिलैक्सेशन बढ़ गई है, अब मसल्स ज्यादा देर रिलैक्स हो गई। रिलैक्स होने से इसने क्या कॉज कर दिया, इट विल कॉज द फ्लैसिड पैरालिसिस। इसमें स्पास्टिक पैरालिसिस था, इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज कर दिया। फ्लैसिड पैरालिसिस मींस श्रिंकेज ऑफ द मसल्स, मसल्स श्रिंक हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगी एंड फ्लैबी हो जाएंगी। तो इसमें कहते हैं श्रिंकेज हो जाएगी मसल्स की। मसल्स ही श्रिंक हो गई तो इसमें क्या होगा, अब जो वॉर्म है इसी केस में यहाँ से क्या होगा, वॉर्म एक्सपेल आउट होगा। इट लीड्स टू द एक्सपल्जन ऑफ वॉर्म बट अलाइव, जैसा है वैसा ही अलाइव ही वहां से निकल जाएगा। तो दिस इज द मैकोफेक्शन ऑफ पिप्राजिन। किस तरह से जो पिप्राजिन है वो कैसे एक्ट करता है उसके बारे में बता रखा है। तो पिप्राजिन में क्या हुआ कि 1950s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये सबसे पहले तो यहाँ पे बाइंड कर जाता है, किससे, गाबा रिसेप्टर से। वो निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। ये कंपैरिजन करने के लिए ही मैंने इकट्ठा इसका मैकोफेक्शन लिखा है। इसमें उसमें तो सोडियम आयंस जो कि पॉजिटिव आयंस हैं वो एंटर करते हैं, इसमें नेगेटिव, जो क्लोरीन है नेगेटिव आयन है, तो उसमें डीपोलराइजेशन हो रही है, इसमें हाइपर पोलराइजेशन हो रही है। उसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है, जो स्लोइंग हो रही है ना कंट्रैक्शन वो बढ़ रही है, इसमें रिलैक्सेशन बढ़ रही है। उसमें स्पास्टिक पैरालिसिस हो रहा है यानी हार्डनिंग और टाइटनिंग मसल हो रही है। इसमें श्रिंकेज है तो पैरालिसिस ही, बस इसमें इसकी टाइप है कि इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस है, उसमें जीआई ट्रैक्ट से एक्सपेल आउट हो जाते हैं, ठीक है, किल होके, और इसमें अलाइव जैसे हैं, अलाइव जिंदा ही वहां से एक्सपेल आउट हो जाते हैं। सो दिस इज द कॉमन मैकोफेक्शन ऑफ पिप्राजिन। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये भी। इफ वी डिस्कस अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक में इट इज वेल एब्जॉर्ब्ड, अच्छे से एब्जॉर्प्शन होती है, गट से एब्जॉर्ब हो जाती है और एक्सक्रीशन
इसका थ्रू यूरिन के थ्रू विदाउट एनी चेंज ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है। इफ़ वी डिस्कस अबाउट द ADR यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो इट इज़ सेफ एंड वेल टॉलरेटेड, बट इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडवर्स इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट में क्या है, इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं जैसे नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, अर्टिकेरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, अर्टिकेरिया, जिसमें क्या होता है स्किन इन्फेक्शन होती है, स्किन पे रैशेस वगैरह आ जाते हैं, उसको कहते हैं अर्टिकेरिया। एंड डायरिया, डायरिया, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि कॉमन प्रॉब्लम होती है। हाँ, इसमें जो मेन पार्ट है दैट इज इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इसको किस केस में नहीं दिया जाता, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड जो एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं, एपिलेप्सी मीन्स जैसे मिर्गी, जिसको कॉमन लैंग्वेज में मिर्गी बोलते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ गया उसको कहते हैं एपिलेप्सी, और प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। डोज इसको यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ राउंडवर्म एंड थ्रेडवर्म के ट्रीटमेंट में। डोज इसकी रहती है, डिस्कस अबाउट द डोज, तो इसकी जो राउंड वर्म है उसके ट्रीटमेंट में 4.5 ग्राम फॉर 2 डेज, राउंड वर्म 4.5, उसके बाद थ्रेडवर्म की इन्फेक्शन को भी दूर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो थ्रेडवर्म के ट्रीटमेंट में इसकी जो डोज रहती है दैट इज 50 mg पर kg फॉर 7 डेज। इसका जो कोर्स है वो 7 दिनों का चलता है फॉर 7 डेज। इसमें कोर्स इसका लंबा चलता है इसलिए इसमें डोज कम है, उसकी डोज थोड़ी ज़्यादा क्योंकि 2 दिन तक होता है। और इसमें ये मार्केट में अवेलेबल होती है, 500 mg की टेबलेट दी जाती है, और इसको मोस्टली जब प्रिस्क्राइब किया जाता है तो इसको मोस्टली इवनिंग में दिया जाता है ताकि मॉर्निंग में जो पैरालाइज्ड वर्म है वो इजीली बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाए। सो दिस इज अबाउट द पिप्राजिन के बारे में हमने डिस्कस किया। सो टुडे वी विल डिस्कस द 2 ड्रग, फर्स्ट वन इज पायरेंटरपानोएट एंड सेकंड वन इज पिप्राजिन के बारे में। इनके मैक ऑफ एक्शन दोनों के इम्पॉर्टेंट है और इनको कंपैरेटिव करके मैंने करवाया ताकि अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको ये याद रहेंगे, दिमाग से नहीं निकलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है दोनों ही रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। ये गावा रिसेप्टर से बाइंड करता है, वो निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करके किस तरह से वो पॉजिटिव आयन को एंट्री कर रहा है, ये क्लोरीन चैनल ओपन होता है, नेगेटिव आयन इसमें एंटर करते हैं, डीपोलराइजेशन करता है, ये हाइपरपोलराइजेशन करता है, उसमें कंट्रैक्शन जो होती है वो इंक्रीज हो, इसकी स्लोइंग इंक्रीज हो जाती है, और इसमें रिलैक्सेशन। ये क्या करता है, स्पास्टिक पैरालिसिस वो फ्लैसिड, ये अलाइव ही जो वॉर्म्स है उसको एक्सपेल आउट करता है, वो किल करके उसको एक्सपेल आउट करता है। और इसमें जो डोज होती है दैट इज 10 mg पर kg। इसकी डोज राउंड वर्म और थ्रेड वर्म की अलग अलग होती है। राउंड वर्म के लिए 4.5 ग्राम फॉर 2 डेज एंड थ्रेड वर्म के लिए जो इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट के लिए इसकी डोज रहती है 50 mg पर kg, जो कि 7 दिन का इसका ट्रीटमेंट रहता है, 7 डेज का कोर्स होता है। इसका मेन ये है कि इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इट मीन्स इसको प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता क्योंकि एडवर्स इफेक्ट डालता है, ये क्रिएट करता है। और एपिलेप्सी जो मिर्गी के पेशेंट होते हैं उसमें, क्योंकि ये गावा रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, इसकी वैसे ये सेफ है, लेकिन इसके कुछ जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलते हैं दैट इज नोजिया, वॉमिटिंग, अर्टिकेरिया, डायरिया, इस तरह के कुछ जो इफेक्ट है ये शो करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द
two drugs, that is piperazine, two anthelmintic drugs, that is piperazine and pyrantel palmoid, इन दोनों के बारे में हो गया. So next lecture में हम डिस्कस करेंगे another drug of the, जो दूसरी ड्रग है ऑफ एंथलमिंटिक, एंथलमियासिस को जो ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, तो उसमें हम जो नेक्स्ट ड्रग डिस्कस करेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ निक्लोसामाइड एंड प्राजिक्वांटल. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ये बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.